नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। किसी भी मुल्क के इतिहास में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया को नई राह दिखाते हैं। भारत के इतिहास में अदम्य शौर्य का एक ऐसा ही पन्ना है 16 दिसंबर 1971। ये वो तारीख है जो दुनिया को संदेश देती है कि भारत सीमाओं के विस्तार के लिए नहीं, मानवता के लिए जंग में उतरता है। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ भारत हमेशा खड़ा रहता है और खड़ा रहेगा। हिंद की सेना अपने अदम्य शौर्य, हिमालय जैसे अटल हौसलों के दम पर सिर्फ दुश्मनों को ही हराना नहीं जानती, बल्कि भूगोल बदलने का मादा भी रखती है। वो एक नए मुल्क को जन्म दे सकती है तो महाशक्तियों के वर्चस्व और अहंकार को चूर चूर भी कर सकती है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने भारतीय फौज के सामने सरेंडर किया था। ये भारत की सबसे बड़ी जीत और दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर है। तब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सूझबूझ और रणनीति के दम पर अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की एक नहीं चलने दी। ये उस दौर में हिंदुस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी थी। हिंदुस्तान के विजय पर्व के मौके पर आज मैं आपको दिखाऊंगी कि 13 दिन में कैसे भारतीय फौज ने इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया। 1971 के उन शूरवीरों से भी मिलवाऊंगी जिनके अदम्य शौर्य से हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है। से 1971 तक पाकिस्तान का भूगोल बिल्कुल अलग था। वो एक ऐसा देश था जिसके दो हिस्से थे। एक तरफ था पाकिस्तान का वो हिस्सा जो आज भी वजूद में है, दूसरा हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान जो आज की तारीख का बांग्लादेश है। इन दोनों हिस्सों को भारत का 2000 किलोमीटर का भूखंड अलग करता है। एक तरफ पंजाबी, सिंधी, बलोच और पख्तून थे तो दूसरी तरफ सिर्फ बांग्ला भाषी लोग। पश्चिम और पूर्व बिल्कुल अलग अलग थे। दोनों को जोड़ने वाली सिर्फ एक चीज थी, वो था एक धर्म, इस्लाम। बोलचाल अलग थी, रीति रिवाज अलग थे, खान पान अलग था और सोचने का तरीका भी अलग था। पश्चिमी पाकिस्तान पूरी तरह से पूर्वी पाकिस्तान पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। मामला तब और संगीन हो गया जब उर्दू को पूरे पाकिस्तान की एकमात्र भाषा बनाने की तैयारी हो गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली। उनकी पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटें जीत ली। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी को 81 सीटें मिली थी, लेकिन भुट्टो विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं हुए। पीपीपी के दबाव में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान ने मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया। यहीं से शुरू हो गई पाकिस्तान के विभाजन की मुहिम। युद्ध से पहले ही पाकिस्तान के विभाजन के बीज पड़ चुके थे। इस मुहिम में 7 मार्च 1971 की तारीख हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगी।
7 मार्च 1971, रेस कोर्स मैदान ढाका। पूरे ढाका में जय बांग्ला नारा गूंज रहा था। आज के बांग्लादेश और तब के पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था। ढाका के रेस कोर्स मैदान में करीब 10 लाख लोगों की भीड़ अपने नेता यानी शेख मुजीबुर रहमान का इंतजार कर रही थी। देखे जान ঢাকায় আসেন কিভাবে আমার গরিবের উপরে আমার বাংলার মানুষের অবুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। জয় বাংলা। शेख मुजीब पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों की अगुवाई कर रहे थे। दिसंबर 1970 में हुए चुनाव में 2 सीटों को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान के सभी सीटों पर मुजीब की पार्टी अवामी लीग की जीत हुई। पर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो की जोड़ी ने अवामी लीग को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। मुजीब रहमान थे, वो मैक्सिमम वोट से जीते थे। जब वो जीते तो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोला कि जो बांग्लादेश है इसका प्रधानमंत्री या जो इसका इंचार्ज है वो मुझे बनाया जाए। पाकिस्तान जहाँ तक मैं समझता हूँ वो बांग्लादेशी को अपने बराबर नहीं समझते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए और साथ जो मेन पाकिस्तान है वो भी जो बस अभी जो पाकिस्तान है वो है, तो उन्होंने उनको देने से इनकार कर दिया। मुजीब ने इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। आवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए जिनकी अगुवाई मुजीब कर रहे थे। 25 मार्च 1971, ढाका, बांग्लादेश। शाम से ही फौजी बूटों की आवाज ढाका के हर हिस्से में सुनाई देने लगी। दरअसल ये ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत थी। ढाका यूनिवर्सिटी को लोकतंत्रीय विचारों का गढ़ माना जाता था। पाकिस्तानी सेना के जवान रातों रात ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र और प्रोफेसरों पर यमराज की तरह टूट पड़े। कितने छात्र मारे गए, कितने प्रोफेसर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिए गए, इसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर पाकिस्तान की मियांवाली जेल में बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज का दमन चक्र अपनी ही आवाम पर ऐसा चला कि पूर्वी बंगाल की हरी जमीन लोगों के खून से लाल हो गई। नालियों में पानी की जगह खून बहने लगा। यहां तक कि महिलाओं की अस्मत भी फौजी लूटने लगे। पाकिस्तान की सेना में पश्चिमी इलाके का दबदबा था। सेना को किसी भी सूरत में पूर्वी पाकिस्तान की सरपरस्ती मंजूर नहीं थी। राष्ट्रपति याह्या खान ने एक और पंजाबी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान का गवर्नर बना दिया। टिक्का खान के हाथ में ईस्टर्न कमान की बागडोर आते ही शुरू हो गई। टिक्का खान के जुल्मों सितम की कहानियां। एक अनुमान के मुताबिक करीब 30 लाख लोग ऑपरेशन सर्च लाइट में मारे गए। 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान में कसाई कहा जाने लगा। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने ही देश की फौज के जुल्म से बचने के लिए भारत में शरण लेने लगे। अप्रैल महीने में तो किसी दिन 50,000 से भी अधिक शरणार्थी भागकर भारतीय इलाकों में शरण लेने लगे। 25 अप्रैल 1971, इंदिरा गांधी ने शरणार्थी समस्या पर विचार के लिए कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें तब के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को भी बुलाया गया। बंद कमरे में तब क्या क्या बात हुई थी, इसका खुलासा बाद में खुद फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने किया। जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग की थी, बहुत नाराज थी और मुझे पूछा कि कुछ करना पड़े एकदम, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कहता ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आप फौज ले जाओ। तो मैं तैयार नहीं हूँ। आपने आप बोला चल दे अंदर चले जाओ, कैसे चले जाओ? मेरे सब फॉर्मेशन कहाँ हैं? आर्मड ग्रुप है झांसी बबीला के एरिया में, दूसरा डिवीजन है
नीचे आंध्र प्रदेश में वगैरह कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं अभी। तो काफी नाराज थी मेरे से मेम साहब, मगर आखिरकार मान गई और मैंने कहा जब मैं तैयार होऊंगा आपको बता दूंगा। और मैंने आला में आला प्रिपरेशन किया। इंदिरा गांधी के दिमाग में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को हल करने का फॉर्मूला बिल्कुल साफ था, लेकिन आर्मी चीफ सैम उस फॉर्मूले पर तत्काल अमल के लिए तैयार नहीं थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए ठोस रणनीति के साथ पुख्ता तैयारी की जरूरत पड़ती है। जनरल सैम का अपना तर्क था। दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान में जब अपने ही मुल्क के लोगों पर सिपाहियों की गोली चलाने और अत्याचार करने के आदेश मिलने लगे, तो पूर्वी बंगाल रेजिमेंट के अफसरों और जवानों ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स का जन्म हुआ, जो बाद में मुक्ति वाहिनी के नाम से जानी गई। भारत भी मुक्ति वाहिनी से जुड़े लोगों को स्वतंत्रता सेनानी मानते हुए मदद करने लगा। बुचर ऑफ बलोचिस्तान का बुचर जो था जनरल टिक्का खान, उसको छोड़ दिया था। बाद में उसको एक और तगमा मिला, बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। मतलब उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बेलगाम कर दिया आदेशों के साथ कि मारो लोगों को, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और जितने भी कामयाब लोग हैं, उनको ख़त्म करो। दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा था। 23 नवंबर 1971 को पूरे पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। पाकिस्तान पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन वो आखिरी दाव चल रहा था। किसी तरह चीन का समर्थन पाने के लिए याह्या खान ने पूरा जोर लगाया, लेकिन सरहद पर जमी मोटी मोटी बर्फ की चादर के बीच से चीनी सैनिकों का भारत की ओर बढ़ना नामुमकिन था। धीरे धीरे सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय फौज ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। पूर्व और पश्चिम दोनों ही मोर्चों पर दुश्मन को पटखनी देने का इंतजाम हो चुका था। कूटनीतिक तौर पर महाशक्तियों को इस जंग से दूर रखने की प्लानिंग भी हो चुकी थी, लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद भारतीय फौज सरहद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। पाकिस्तान ने एक मूर्खता कर दी। उसे लगा कि अगर हम भारत के पश्चिमी हिस्से को निशाना बनाएंगे तो भारत पूर्वी इलाके से पीछे हट जाएगा। उसे भारत की तैयारियों का अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के कई अहम हवाई अड्डों पर एक साथ बमबारी शुरू कर दी और युद्ध का आगाज हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने फौरन जवाब दिया। दुश्मन के इलाकों पर चुन चुन कर बमबारी होने लगी। पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे से भारत में घुसने की कोशिश की। रामगढ़ के रास्ते जैसलमेर पर कब्जे के लिए पाकिस्तानी टैंक बढ़ने लगे, लेकिन लोंगेवाल में मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने वो कर दिखाया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। 3 दिसंबर 1971 शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी सीमा पर अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी की। आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा ने ऑल इंडिया रेडियो से पूरे देश को संबोधित किया। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfield. ऐसे में पाकिस्तानी फौज के अफसरों ने पश्चिमी मोर्चे पर भारत के बड़े हिस्से पर कब्जे का प्लान तैयार किया। पाकिस्तान की 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के 2000 से 3000 सैनिक जैसलमेर पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़ने लगे, तो राजस्थान में लोंगेवाल पोस्ट पर 23वीं पंजाब रेजिमेंट के करीब 100 जवान और अफसर तैनात थे, जिसकी कमान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों में थी, जो बाद में सेना में ब्रिगेडियर बने। अब ब्रिगेडियर चांदपुरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में
उन्होंने लोंगेवाल की लड़ाई से जुड़ी यादों को साझा किया था। हमें ये भी पता था कि ये फौज जो है हमारे से बहुत बड़ी है, इनके पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हथियार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे जवान थे 23 पंजाब रेजिमेंट के, उन्होंने बहुत दिलेरी और बहादुरी दिखलाई। हम घेरे में आ गए थे, चारों तरफ से घेरा पड़ गया था टैंकों के साथ, इन्फेंट्री के साथ, लेकिन जो हमारे जवान थे उनकी शहादत, उनकी दिलेरी, उनकी दृढ़ता, उसने बहुत अच्छा काम किया। एक और पाकिस्तानी फौज के 2000 से अधिक जवान, 90 से अधिक टैंक लोंगेवाल की ओर लगातार बढ़ रहे थे, तो मुट्ठी भर पंजाब रेजिमेंट के जवान अपने फौलादी इरादों से दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मदद के लिए पहुंच गए। उन दिनों जैसलमेर एयरबेस के कमांडर थे MS बावा। कुछ साल पहले न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में रिटायर्ड एयर मार्शल MS बावा ने लोंगेवाल में एयरफोर्स के पराक्रम को इस अंदाज में याद किया था। रात को पूरी तैयारी करके हवाई जहाज लोड करके अपना वेपन लोड करके सुबह की इंतज़ार थी हमें। 10 मिनट पहले सुबह होने से चला के जहाज़ को उड़ा दिया ताकि वो फर्स्ट लाइट पे एनिमी के ऊपर पहुंच जाए। जब शुरू में लाइट आई सुबह 7:03 पर मेरे जहाज़ 2 पहुंच गए उधर। 2 और 2 रखे थे, 2 जाते थे, 2 आते थे, 2 जाते 2 आते थे। तो जब उधर पहुंच गए उन्होंने देखा थे टैंक तो बहुत नंबर पे थे वहाँ पे, तो उन्होंने मारना शुरू किया। नीचे से ये मारते थे गोला उनको, पर वो गोला हवाई जहाज स्पीड पे होता है, लगता नहीं है जल्दी से। दोपहर तक इंडियन एयरफोर्स के प्रचंड हमले से पाकिस्तानी सेना के 40 से अधिक टैंक और 100 गाड़ियां तबाह हो गई। मदद के लिए आर्मी के जवान भी लोंगेवाल पोस्ट पहुंच गए। ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने पीछे भागने में ही भलाई समझी। दूसरी ओर पूरा वेस्टर्न फ्लीट 2 दिसंबर को ही मुंबई से कूच कर चुका था। नेवी कमांडर्स के हाथ में सील्ड लिफाफा था। उन्हें क्लियर ऑर्डर थे कि लिफाफा युद्ध शुरू होने के बाद ही खोला जाए। पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची को तबाह करने की पूरी प्लानिंग सील्ड लिफाफे में थी। एक सिग्नल आया, कहता अंगद। अरे हमने बोला ये मतलब, चीफ ऑफ स्टाफ ने बोला CC साहब को बता दो, एडमिरल कोहली। एडमिरल कोहली ने जब फोन उठाया, मैंने कहा सर वी हैव रिसीव्ड अ सिग्नल अंगद। फोन नीचे गिरा दिया। 10 मिनट के बाद पजामा कुर्ता में एडमिरल कोहली MOR में आ गया। उसको पता था कि भारत की ओसा क्लास मिसाइल बोट्स ने अटैक कर दिया है कराची पे। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोला। पहले हमला निपट, निर्घट और वीर मिसाइल बोट्स ने किया। पहले PNS खैबर, फिर PNS चैलेंजर और PNS मुहाफिज को मिसाइल से बर्बाद कर पानी में डुबो दिया। दूसरी ओर INS विक्रांत भारतीय नौसेना का वो ब्रह्मास्त्र था जिससे भारतीय लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते थे। INS विक्रांत को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी PNS गाजी को बढ़ाया, पर INS राजपूत ने 93 सैनिकों वाली पाकिस्तानी पनडुब्बी को तबाह कर दिया। जंग में बगैर एक भी गोला दागे PNS गाजी समुद्र में समा गया। JFR जैकब ने वायरलेस इंटरसेप्टिंग स्टेशंस ने लगाया है। पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन थे वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, उसको इंटरसेप्ट की और नेवल कोड को तोड़ दिया। तो पूरा नेवी का प्लान हमको मालूम था पाकिस्तान का। इंडियन नेवी के पश्चिमी बेड़े ने फिर कराची पर बड़े हमले की योजना बनाई, जिसे नाम दिया ऑपरेशन पाइथन। 8 दिसंबर 1971 रात 8:45। INS विनाश अपने टारगेट की ओर तेजी से बढ़ रहा था। 2 फ्रिगेट्स, त्रिशूल और तलवार भी आगे बढ़ रहे थे। INS विनाश पर थे कमांडिंग ऑफिसर विजय जैरथ। जैसे ही विजय जैरथ को रडार पर कराची बंदरगाह पर बड़ी हलचल दिखी, उनकी नजर तेल डिपो पर गई।
मिसाइल पहले से ही तैयार थी। जेरथ ने तुरंत रेंज सेट किया और बटन दबा दिया। देखते ही देखते कराची शहर आग का गोला बन गया। ग्यारह बजकर 15 मिनट पर मैंने पहली मिसाइल छोड़ी जो किमारी ऑयल फार्म में जाके लगी और वो 7 दिन 7 रात तक जला। AOTC का सिग्नल आया मुझे, दिस इज द बेस्ट दिवाली वी हैव सीन। वो बाद में उन्होंने उसको एक सिल्वर प्लाक पर लिखकर मुझे प्रेजेंट किया था बॉम्बे पहुंचने के बाद। कराची के कीमरी तेल डिपो में लगी आग की लपटें 60 किलोमीटर दूर से भी साफ साफ दिख रही थी। कराची के ऊपर इतना धुआं था कि 3 दिनों तक वहां सूरज नहीं दिखा। इंडियन नेवी ने जिस तरह से एक झटके में पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ दी, उससे अमेरिका बौखला गया। पाकिस्तान अमेरिका के लिए नाक का सवाल बन चुका था। अमेरिकी तिकड़म को समझते हुए इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंच गया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत के साथ रूस खड़ा था। युद्ध के कुछ महीने पहले ही भारत रूस के बीच एक अहम समझौता हुआ था। रूस की दोस्ती संयुक्त राष्ट्र में भारत के बहुत काम आई। सुरक्षा परिषद में रूस के प्रतिनिधि याकूब मलिक ने मोर्चा संभाला और पश्चिमी देशों के भारत विरोधी प्रस्ताव पर लगातार वीटो करते रहे। दूसरी ओर बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे में वहां के फौजी कमांडर्स ने एक नया प्लान तैयार किया। सामरिक तौर पर अहम शकरगढ़ के रास्ते पाकिस्तानी फौज ने हमले की तैयारी की। भारतीय फौज के लिए इस इलाके पर कब्जे का मतलब था दुश्मन के इलाके में घुसने की अहम एंट्री पॉइंट पर कब्जा। शकरगढ़ सेक्टर के लालियाल और सरच चक पर कब्जे की जिम्मेदारी 16 मद्रास को सौंपी गई, जिसके कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश घई। 16 मद्रास के जाबाजों को अच्छी तरह पता था कि लड़ाई कितनी घमासान होने वाली है। बसंतर में पाकिस्तान का जवाबी हमला वी महालिंगम को आज तक याद है। ट्रेंच में मैं, मेरा इंटेलिजेंस ऑफिसर, 2 ऑपरेटर, एक बटालियन नेट में, एक ब्रिगेड का नेट में, और टुवैसी साहब हमारे पास आ गए। मैं जैसा ही उनको ब्रीफ कर रहा था, उसी समय एक मीडियम आर्टिलरी शेल हमारा ट्रेंच के अंदर गिरा, और जैसा वो गिरा हम पूरा मिट्टी के अंदर दब गए। हमारा टुवैसी साहब वहां शहीद हो गए, और वो 5 में से आज मैं ही जिंदा हूं। शकरगढ़ सेक्टर के जरपाल और लोहाल गांव पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 3 ग्रेनेडियर्स को सौंपी गई, जिसकी चार्ली कंपनी के कमांडर थे मेजर होशियार सिंह। जरपाल तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। दोनों दरिया का के बीच में पूरा एरिया माइनफील्ड से करा, तो ये माइनफील्ड हमको पहले मिला। अब ये माइनफील्ड जो था पाकिस्तान ने लगाया, वो इस किस्म का था कि उसमें एंटी टैंक माइन थी। जरपाल के जंग में मेजर होशियार सिंह की मदद के लिए 17 पूना हॉर्स के टैंक आगे बढ़े, जिसमें से एक टैंक पर सवार थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो दुश्मन पर काल की तरह टूट पड़े। खेत्रपाल दुश्मन की गोलीबारी की परवाह न करते हुए लगातार पाकिस्तानी टैंकों को तबाह करते हुए रणभूमि में शहीद हो गए। मरणोपरांत सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय फौज के बड़े अफसरों के समझ में एक बात अच्छी तरह आ चुकी थी कि पूर्वी मोर्चे पर लड़ रहे पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में
मौजूद सेना को 2 हिस्सों में बांटने के प्लान पर काम शुरू किया। इसके लिए हिल्ली पर कब्जा जरूरी था। हिल्ली में पाकिस्तानी फौज ने तगड़ी मोर्चाबंदी कर रखी थी। हिल्ली, दिनाजपुर और नवाबगंज में पाकिस्तानी फौज का कम्युनिकेशन सेंटर था। भारतीय फौज की नज़र सिर्फ हिल्ली पर थी। आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ और पूर्वी कमान के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा चाहते थे कि किसी तरह हिल्ली पर कब्जा कर लिया जाए। हिल्ली पर कब्जे के लिए पहले हमले में भारत के करीब 150 जवान शहीद हो गए। हिल्ली में दुश्मन की ताकत को देखते हुए भारत ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया। पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी ताकत हिल्ली में झोंक रखी थी। उसके कमांडर हिल्ली में उलझे रहे और भारत ने 50 मील पीछे जाकर मुख्य सड़क काटकर सप्लाई चेन रोक दी। इस तरह हिल्ली पर भारतीय फौज का कब्जा हो गया। भारतीय फौज तेजी से ढाका की ओर बढ़ रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के नेतृत्व वाली 4 कोर को मेघना नदी यानी ढाका के पास तक के इलाके को कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया। इस कोर में गोरखा राइफल्स भी थी, जिसकी एक कंपनी के कमांडर थे मेजर इयान कार्डोजो। गोरखा जवानों के साथ मेजर कार्डोजो अटग्राम पर कब्जा करने आगे बढ़े। मेजर जनरल पद से रिटायर हुए कार्डोजो ने न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में अटग्राम से जुड़ी यादों को साझा किया था। दिस इज द लास्ट खुखरी अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे सिपाही को हमने शिवन साहब ने ये हुक्म दी कि आप बंकर के ऊपर चढ़ेंगे, ग्रेनेड अंदर फेंकेंगे, ग्रेनेड एक्सप्लोड करने के बाद खुखरी लेकर साफ करो। उस लड़ाई में हमने 32 पाकिस्तान को खुखरी के साथ मारा। गोरखा सिपाहियों ने अपनी खुखरी से ही दुश्मन का काम तमाम कर दिया। छोटे बड़े कई मोर्चों पर गोरखा सिपाहियों ने कब्जा कर लिया। अब बारी सिलहट पर कब्जे की थी। सिलहट रवाना होते समय हर जवान के पास सिर्फ 100 गोलियां ही बची थी। खाना पानी बिल्कुल नहीं था। 1-2 दिन के लिए जंग लड़ने गई बटालियन को 9 दिनों तक लड़ना पड़ा। गोरखा जवानों ने सिलहट में इतनी बहादुरी से लड़ा कि दुश्मन की बड़ी फौज ने सरेंडर करना बेहतर समझा। दुश्मनों से लड़ते हुए कार्डोजो जब आगे बढ़ रहे थे, तभी बारूदी सुरंग में धमाका हुआ और उनका एक पैर उड़ गया। हालात कुछ ऐसे बन गए कि कार्डोजो ने खुद ही खुखरी से अपना पैर काट डाला। मैंने मेरा हेल्पर को, बैटमैन बल बहादुर को बोला, बल बहादुर मेरा खुखरी कहाँ है? साहब ने बोला ये है साहब। मैंने बोला उसको काटो। उसने बोला साहब नहीं काटना चाहिए, डॉक्टर साहब को आने दो, डॉक्टर साहब इलाज करेंगे, ठीक हो जाएंगे। मैंने बोला नहीं, अब काटो। साहब मैं आपका सेवादार हूँ, मैं आपका टांग नहीं काट सकते, फिक्र मत करना, मुझे खुखरी दे दो। और खुखरी दे दिया मुझे, मैंने खुद अपना टांग काट लिया। पूर्वी पाकिस्तान के मेमन सिंह इलाके के ज्यादातर अहम मोर्चों पर 11 दिसंबर तक भारतीय फौज का कब्जा हो चुका था। ढाका जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया जा चुका था, पर तंगेल एक ऐसा पॉइंट था जिस पर कब्जा करके पाकिस्तानी फौज को पीछे हटने से रोका जा सकता था। भारत ने तंगेल पर कब्जा करने के लिए एक पैरा बटालियन आसमान से उतारा। जमीन पर उतरते ही पैरा बटालियन के जाबाजों ने तंगेल पुल पर कब्जा कर लिया। नदी के घाटों पर भी पैरा बटालियन के जवानों का कब्जा हो गया। ऐसे में पाकिस्तानी ब्रिगेड ने हथियार डालने में अपनी भलाई समझी। ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। पाकिस्तान बार बार अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन अमेरिका के युद्ध विराम करवाने की हर कोशिश बेकार जा रही थी। पाकिस्तान को तबाह होते देखकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 8 दिसंबर 1971 को ही अपनी नौसेना के सबसे मजबूत
7th फ्लीट को दक्षिणी वियतनाम से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने का आदेश दिया। अमेरिका अपने 7वें बेड़े से भारत को धमकाना चाहता था। 7वां बेड़ा किंग क्रूज मिसाइलों, 70 लड़ाकू विमानों और परमाणु बमों से लैस था, जिसकी अगुवाई यूएसएस इंटरप्राइजेस कर रहा था। भारत को अमेरिकी 7th फ्लीट के आगे बढ़ने की खबर मिल चुकी थी। ये भी आ गया था, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि 7th फ्लीट आ रहा है। बहुत हमारे बाबू लोग जो हैं, मिनिस्टर लोग ज़रा डरे थे। मुझे बुला के पूछा, तो देखो 7th फ्लीट के पास है न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। मगर वो कभी कर नहीं सकते, कभी नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनका अपना मुल्क नहीं बर्दाश्त करेगा। पाकिस्तान की मदद के लिए ब्रिटेन ने भी चुपके अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल को भारत की ओर रवाना कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच जंग का तीसरा मोर्चा खुलने वाला था। अमेरिका के 7th फ्लीट को आगे बढ़ता देख रूस ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बी भारत की मदद के लिए भेज दिया। हिंद महासागर में रूस की मिसाइलें तन गईं। ऐसे में बंगाल की खाड़ी में घुसने से पहले ही अमेरिका के 7th फ्लीट ने खिसकना बेहतर समझा, तो ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल को मेडागास्कर की ओर भागना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को पूरा भरोसा था कि अमेरिका उनकी मदद करेगा। आखिरी वक्त तक जनरल नियाजी अपने जवानों से कहते रहे कि वो लास्ट बुलेट यानी आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर। जहां एक तरफ भारतीय फौज के जवान खून जमा देने वाली ठंड और घने कोहरे के बीच रास्ते में पड़ने वाली हर छोटी बड़ी नदियों को पार करते हुए तेजी से ढाका की ओर बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कूटनीति के दम पर भारत ने अमेरिका जैसे मुल्क की एक नहीं चलने दी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और एनएसए हेनरी किसिंजर एक एक सेकंड का अपडेट ले रहे थे। उस वक्त के पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अमेरिका में ही डटे हुए थे। भारत ने तमाम जोड़ तोड़ के बावजूद चीन को युद्ध में उतरने से रोका। 13 दिसंबर 1971 शाम के करीब 5 बजे भारतीय फौज ने ढाका को चारों ओर से घेर लिया। पूर्वी पाकिस्तान के हर बड़े शहर पर भारतीय फौज का कब्जा हो चुका था। ढाका के मीरपुर ब्रिज पर मेजर जनरल गंधर्व नागरा अपने सैनिकों के साथ खड़े थे। वो निजी तौर पर जनरल नियाजी को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने अपने एडीसी के नोटपैड पर जनरल नियाजी के लिए एक संदेश लिखा, माय डियर अब्दुल्ला, आई एम हियर, द गेम इज ओवर। अपने संदेश में नागरा ने नियाजी को सलाह दी कि तुम मुझे अपने आप को सौंप दो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उस वक्त भी ढाका में पाकिस्तानी फौज के 26,000 से ज्यादा अफसर और जवान मौजूद थे। 14 दिसंबर 1971 सुबह 8 बजे पाकिस्तानी वायुसेना के 6 साइबर जेट विमान श्रीनगर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उनके निशाने पर श्रीनगर था। जैसे ही रडार पर दुश्मन के लड़ाकू विमान दिखे, श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो। ऐसे में बगैर एक सेकंड गवाए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह अपने एक साथी के साथ दुश्मन को आसमान में ललकार रहे थे। शेखों ने 2 साइबर जेट विमानों का पीछा किया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का संहार शुरू कर दिया। दुश्मन के हमले में शेखों का नेट विमान भी निशाने पर आ गया। निर्मलजीत सिंह ने अपने साथी को संदेश दिया, अब तुम मोर्चा संभालो। श्रीनगर की रक्षा करते हुए परमवीर फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह शहीद हो गए। अब तक भारतीय वायुसेना के इतिहास का इकलौता परमवीर चक्र निर्मलजीत सिंह शेखों के नाम है।
इधर पूर्वी मोर्चे पर ढाका के गवर्नर हाउस में एक अहम मीटिंग की खबर भारत के हाथ लगी। ढाका में गवर्नर हाउस के भीतर एक अहम बैठक होनी थी। दिसंबर सुबह 11 बजे इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को ढाका के गवर्नर हाउस में चल रहे बैठक के बीच बम गिराने का काम सौंपा गया। पूरी प्लानिंग इतनी गोपनीय रखी गई कि पायलटों को टारगेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ऑर्डर के तौर पर उन्हें एक लिफाफा पकड़ा दिया गया जिसे उन्हें टेक ऑफ के बाद खोलना था। ठीक 11:20 पर ढाका में गवर्नर हाउस पर बम गिराना था। पायलट आसमान में अपने फाइटर जेट के साथ पहुंच तो गए, लेकिन उनके पास गवर्नर हाउस का कोई नक्शा नहीं था। एक टूरिस्ट मैप की मदद से पायलटों को अपना टारगेट ढूंढना था और यह काम सिर्फ 3 मिनट के भीतर करना था। ढूंढते ढूंढते मुझे एक जगह मिली जिस पे लिखा हुआ था गवर्नमेंट हाउस। मैं पहला था जिसने अटैक किया करना था, तो मैंने उस डोम को अपना टारगेट बनाया। मैंने अपना जो गन साइट थी वो डोम के बिल्कुल बेस में रखी और 16 रॉकेट्स दागे। ये रॉकेट्स डोम के बिल्कुल बेस में जाके लगे, छत के ऊपर। आसमान से ही पायलटों की नजर एक बड़े कंपाउंड पर पड़ी। जहाज को नीचे करने पर पायलटों ने देखा कि कंपाउंड में बड़ी बड़ी कारें आ रही हैं और गुंबद पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समझ लिया कि उनका निशाना यही बिल्डिंग है। गवर्नर हाउस पर धनाधन रॉकेट दागे जाने लगे। कैंपस में मौजूद हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। गवर्नर मलिक अपनी जान बचाने के लिए एक बंकर में घुस गए थे। ढाका में भारतीय वायुसेना की गवर्नर हाउस पर बमबारी से गवर्नर मलिक इतना डर गए कि उन्होंने तुरंत अपने कांपते हाथों से इस्तीफा लिख दिया और बंकर के एक कोने में जाकर नमाज पढ़ने लगे। इंडियन एयरफोर्स ने पूर्वी पाकिस्तान के कंट्रोल रूम यानी ढाका गवर्नर हाउस पर बम गिराने का बड़ा फैसला किया। MiG-21 विमानों के 6 हमलों और 192 रॉकेट झेलने के बाद भी ढाका का गवर्नर हाउस खड़ा रहा, लेकिन उसकी कई दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस हमले ने ढाका में मौजूद पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अफसरों को बुरी तरह से झकझोर दिया। गवर्नर मलिक ने लगभग कांपते हाथों से अपना इस्तीफा लिखा, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी अभी भी आखिरी गोली तक लड़ने की बात कर रहे थे। वो युद्ध को लंबा खींचना चाह रहे थे। जनरल नियाजी की आखिरी उम्मीद अमेरिका और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो पर थी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के साथ भुट्टो ने कई दांव खेले, लेकिन कोई दांव काम नहीं आया। चीन भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाया। 14 दिसंबर की पूरी रात भुट्टो ने एक आखिरी प्लान बनाया। सुबह होते ही वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पहुंच गए। भारत की सेनाओं को पीछे हटाने के लिए सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इंदिरा गांधी और सोवियत संघ की मित्रता के आगे प्रस्ताव खारिज हो गया। सोवियत संघ ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। भुट्टो की आंखों में आंसू थे। 16 दिसंबर 1971 के न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अपने चेंबर के बाहर भुट्टो चिल्ला रहे थे, आई हेट दिस बॉडी, आई डोंट वांट टू सी देयर फेसेस अगेन। भुट्टो के ये शब्द पाकिस्तान की हार को चीख चीख कर बयां कर रहे थे। Do not come back. It's a document of surrender. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलग किए जाने की भारत की कोशिशों का विरोध कर रहे थे। कश्मीर मुद्दे को उठाकर अपने मुल्क को टूटने से बचाने का आखिरी दांव चल रहे थे।
बौखलाहट में भुट्टो लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनके मुल्क यानी पाकिस्तान के साथ पक्षपात हो रहा है। You want to silence us by guns? Silence our voices by arms? सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम की आखिरी कोशिश भी बेकार जाते देख पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो ने गुस्से में प्रस्ताव की कॉपी ही फाड़ दी। इस्लामाबाद में बैठे राष्ट्रपति याह्या खान की अमेरिका से आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब उन्हें चिंता थी तो पूर्वी पाकिस्तान में मोर्चे पर फंसे अपने अफसरों और जवानों की। उधर जनरल नियाजी की पूरी किलेबंदी ध्वस्त हो चुकी थी। जनरल नियाजी के मन में उठते हर तूफान को मानेक शॉ अच्छी तरह समझ रहे थे। ऐसे में उन्होंने पहले से ही सरेंडर का ड्राफ्ट तैयार कर रखा था। मानेक शॉ ने 15 दिसंबर की शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक ढाका पर वायुसेना का हमला बंद करवा दिया। सैम ने भरोसा दिया था कि सरेंडर करने वाले सभी सैनिकों और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनके साथ जेनेवा समझौता के मुताबिक युद्ध बंदियों की तरह व्यवहार किया जाएगा। साथ ही सैम ने चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तानी फौज सरेंडर नहीं करती तो और भीषण हमला होगा। मानेक शॉ ने मेजर जनरल JFR जैकब को फोन किया और तुरंत ढाका पहुंचने को कहा। तो हमने जनरल जैकब को, जो मेरा चीफ ऑफ स्टाफ था, उसको भेजा हमने हेलीकॉप्टर के ऊपर। फिर जब वो उधर पहुंचा तो मैंने उनको सिग्नल भेजा कि रिपोर्ट अबाउट द अराइवल ऑफ माय चीफ ऑफ स्टाफ। ढाका आर्मी हेडक्वार्टर में मेजर जनरल जैकब की जनरल नियाजी से मुलाकात हुई। जैकब नियाजी को सरेंडर की शर्तें बताने लगे तो नियाजी की आंखें डबडबा गईं। उनके मुंह से अचानक निकला, कौन कह रहा है कि मैं हथियार डाल रहा हूं। ऐसे में जनरल जैकब ने नियाजी को समझाया कि अगर सरेंडर कर देते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय फौज की होगी। सोचने के लिए 30 मिनट का समय देकर जैकब बाहर निकल गए। 30 मिनट बाद जैकब जनरल नियाजी के कमरे में घुसे और सरेंडर डॉक्यूमेंट उठाते हुए कहा कि आई टेक इट एज एक्सेप्टेड। बहुत भारी मन से जनरल नियाजी सरेंडर के लिए तैयार हो गए। उन्हें आज भी जैकल ऑफ बंगाल यानी बंगाल का सियार कहा जाता है। 16 दिसंबर 1971 को दोपहर 2:30 बजे सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। ढाका के उसी ऐतिहासिक रेस कोर्स मैदान में जहां से शेख मुजीबुर रहमान ने करीब 9 महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा अपने पूरे दल बल के साथ MQ हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। रेस कोर्स मैदान में तब भारतीय फौज के 3000 अफसर और जवान मौजूद थे जिनके चेहरे खिले हुए थे। सरेंडर के लिए 28,000 पाकिस्तानी फौजियों की आंखें झुकी हुई थी। उनके मन में शायद यही तूफान उठ रहा था कि वो जिंदा वापस जाएंगे भी या नहीं। सोलह दिसंबर 1971 दोपहर 2:30 बजे ढाका के रेस कोर्स मैदान में सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा अपने पूरे दल बल के साथ रेस कोर्स मैदान में पहुंच चुके थे। दरअसल सरेंडर के लिए रेस कोर्स मैदान को चुनने की भी एक खास वजह थी। इस जगह का रहता है, एक था कि एयरपोर्ट पर कर लें, उधर हेलीकॉप्टर पे आएंगे, उधर पर आके फिर हमने कहा ये गलत है, हम किसी पब्लिक जगह पर करेंगे। जैसे फोरमना रेस कोर्स जो है उधर वैसे मीटिंग वगैरह होती रहती थी, तो मैंने कहा हम का उसका सरेंडर उस जगह लेंगे ताकि उन लोगों को पता लगे कि बात। लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए रेस कोर्स मैदान में एक टेबल लगाई गई जहां 2 कुर्सियां रखी गई थी। एक पर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा बैठे
और दूसरी कुर्सी पर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी। सरेंडर डॉक्यूमेंट पर पहले जनरल नियाजी ने दस्तखत किए और बाद में काउंटर दस्तखत जनरल अरोड़ा ने। जनरल नियाजी ने अपने कंधे पर लगे सितारे और पिस्टल उतारकर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा की ओर बढ़ा दिया। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर की हैं। तब ढाका में पाकिस्तानी आर्मी के करीब 26,000 से अधिक सिपाही और अफसर मौजूद थे, तो भारतीय जवानों की तादाद करीब 3,000 के आसपास थी। ढाका में सरेंडर की खबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जनरल सैम मानेकशॉ ने दी। मिसेस गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच ऐलान किया, ढाका अब एक स्वतंत्र देश की राजधानी है। पाकिस्तान के कुल 93,000 अफसर और जवानों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के वक्त ढाका के रेस कोर्स मैदान में भारतीय फौजियों की तुलना में पाकिस्तानी फौजियों की तादाद 9 गुना से ज्यादा थी, लेकिन उनके हौसले बुरी तरह टूटे हुए थे। उधर इस्लामाबाद में तख्तो-ताज डोल रहे थे। मजबूर होकर जनरल याहिया खान को सत्ता की बागडोर भुट्टो के हाथों में सौंपनी पड़ी। भारतीय शूरवीरों ने अपने अदम्य शौर्य और बलिदान से नए मुल्क बांग्लादेश को जन्म दिया। मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की कैद से रिहा करना पड़ा। नए मुल्क बांग्लादेश की कमान उनके हाथों में सौंप दी गई। भारत ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान के 93,000 युद्ध बंदियों को छोड़ दिया। भारतीय फौज उन इलाकों से भी पीछे हट गई जिस पर हमारे सैनिकों ने कब्जा किया था। लेकिन पिछले 5 दशकों में पाकिस्तान की नीयत नहीं बदली। 1971 की जंग से पाकिस्तान समझ गया कि वो भारत से सीधी जंग कभी नहीं जीत सकता। ऐसे में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है। 1999 में करगिल युद्ध, 2001 में संसद पर हमला, 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला, उरी में आर्मी कैंप पर हमला, पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला। भारतीय फौज भी पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के तौर पर देने लगी है। दूसरी ओर बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी ताकतें समय समय पर सिर उठाती रही हैं, जिसका असर भारत के सरहदी इलाकों पर महसूस किया जाता है। आज की तारीख में सरहद पर भारत की चुनौतियां बहुत हद तक बदल चुकी हैं। युद्ध का तौर तरीका और साजो सामान भी बदल चुका है। ऐसे में भारतीय फौज सरहद की नई चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। वतन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शूरवीरों को न्यूज़ 24 का नमन। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हमारे सब के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने सरोकार रखने वाली खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।